हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। ज़रा दिमाग पर जोर डालिए या ज़रा सोचिए, अगर राष्ट्रपति जी अपने भवन से निकलकर कहीं दूसरी जगह घूमने जा रहे हो, कुछ काम से जा रहे हो, रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना में होता क्या है कि सामने एक व्यक्ति आ जाता है और उस व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति या उसके कार ड्राइवर के ऊपर कोई केस चलेगा? क्या केस चलेगा तो उन्हें जेल की सज़ा दी जाएगी? ये आज ये पूरे हम जानेंगे और इसके लिए हम आर्टिकल 14 पर डील करेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। 14A में कहा गया या 1 में कहा गया, इसे बाद में जानेंगे है क्या है। फिर B में कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानून का समान संरक्षण, ये B में कहा गया। बस यहाँ दो अंतर जरूर ध्यान रख लें, यहाँ लॉ लिखा है, यहाँ लॉज लिखा है, यानी कि एक ये सिंगुलर हो गया, लॉ लिखा है यानी कि सिंगुलर एक कानून, और यहाँ पे लॉज बहुत सारे कानून की बात की। यार इस पूरे ही अंतर को हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। देखो, हमने 14(1) यानी कि आर्टिकल 14(1) लिखा है, तो इसको बताने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा लॉ होता है, कानून होते हैं, नियम होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, यानी कि मिस्टर इंडिया होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मगर आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर क्या बनाया, एक इंसान के रूप में क्या बना दिया गया, एक कानून है। ये कानून X है और इसके सामने क्या है, ABCDE, ये कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, कानून X ने कानून बनाया और उस कानून को पूरे सभी व्यक्तियों को, यहाँ पर ना उसका सेक्स देखा, ना कास्ट देखी, ना रीजन देखा, ना क्लास देखा, या कहें तो प्लेस, कुछ नहीं देखा, बस उसने एक कानून बनाए, सभी व्यक्ति थे और सबको समान रूप से सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये क्या था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये कहता है कि हमारी नज़र में, यानी कि इस कानून की, X की नज़र में, इसकी नज़र में क्या है, ये सभी समान है। समानता लानी है तो क्या होगा, एक कानून मैं दे रहा हूँ, कानून X, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू है, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं। फिर ये सबसे पहले लिखा है हमने डाइसी, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885। देखो 1885 का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इस बुक को इस समय लिखा गया, तो और इसे याद कैसे करना है, इसे याद ऐसे करना है कि 1885 में हमें देखा जाता है कि कांग्रेस जो बनती है वो इसी में ही बनती है। इसमें क्या था, डाइसी ने क्या कहा, डाइसी ने इस बुक में कहा कि हमारे देश में, यानी कि ब्रिटेन के थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर जो कानून हो उसका क्या आधार हो, उसका आधार ये हो कि वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से लागू किया जाए। ना यहाँ कोई राजा हो, ना ही कोई रंग हो, रंग का मतलब क्या, प्रजा हो, ना ही कोई सामंत हो, ना ही किसान हो, ना ही एक उच्च वर्ग हो या नीच वर्ग को, सबके ऊपर कानून समान रूप से लागू होगा। जैसे हमने कहा ना, ये कानून X था, सबसे, चाहे वो राजा हो सकता है, B एक किसान हो सकता है, C सामंत हो सकता है, D एक महिला हो सकती है, E एक, मान लीजिए, एक प्रधानमंत्री वहाँ का हो सकता है। तो डाइसी ने कहा कि हमारे देश में जो कानून का शासन है ना, वो कानून का शासन क्या है, पूरे सभी जो व्यक्ति है समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा। तो डाइसी का विचार था, ब्रिटेन का था। और जो आर्टिकल 41A है, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया, ब्रिटेन से लिया है, वहीं का ये विचार है और इसे हमने डाला है आर्टिकल 41A में, ठीक है। अब जरा ये जान लीजिए, जब ये विचार है, साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर किसी भी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट की यहाँ मनाही है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, यानी कानून X किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं दे रहा है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहा है, विशेष अधिकार नहीं दे रहा है। राजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, कानून ये बना है, X बना है, तो सभी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। नो स्पेशल प्रोटेक्शन एंड राइट्स। यहाँ पर आपको, मान लीजिए आपने एक जुर्म किया, आपने किसी का कत्ल किया, 4 या 10 साल सजा है, ऐसा नहीं कि आपको बस 1 साल की सजा दे देंगे, क्योंकि कानून कहता है सजा सबको 4 साल होगी। अब राजा करे या प्रधानमंत्री करे, किसान करे, मजदूर करे, सबको ही क्या होगा, कानून का समान रूप से प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, सॉरी, कानून का सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, स्पेशल राइट्स यहाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसे हमने जान लिया, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला ये नेगेटिव इन नेचर है, यानी कि कानून जो है ना, उसने सबको समान बना दिया। अब राज्य के पास, सरकार के पास, राजा के पास यहाँ कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार का मतलब नेगेटिव होगा, कोई अधिकार नहीं है कि वो इसको D को यहाँ निकाल दे, मान लीजिए
है, डी को इसने यहाँ निकाल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि डी के निकाल करके इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे, प्रिविलेज दे, प्रोटेक्शन दे, राइट दे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब जरा इससे नीचे आते हैं, ठीक है। ये खाली लॉ की बात है, ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सब समान है। अब जो जानने वाली बात है वो ये है 14B, ठीक है। 2 इससे बताने से पहले अपने दिमाग में एक सेंस रख लेना। मैंने यहाँ लिखा है कानून से पहले समानता, ठीक है। कानून से पहले समानता का मतलब मैंने अपने दिमाग में रख लिया, यार मैं कानून बना रहा हूँ ना, उससे पहले ये जान लूँ, क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 बात करता, तो मैं क्या करूं, पहले से माइंड में रख लूं कि यार हो सकता है मेरी सोसाइटी में कोई हिस्टोरिकल रूप से देखें उसके साथ कुछ शोषण हुआ हो, उसको वो अधिकार नहीं मिले हो, ज्योग्राफिकल रूप से, भौगोलिक रूप से, जैसे अभी एग्जांपल से बताऊंगा, या हो सकता है सोशली रूप से, इकोनॉमिक रूप से, या पॉलिटिकली रूप से, क्या हो कि हो सकता है वो पिछड़ा हो। इसलिए मैंने कानून बनाते समय ये ध्यान में रखिए, कानून से पहले समानता नाम की एक चीज़ होती है। और क्यों ना मैं कानून लागू करने के बाद समानता की बात करूं, मैं पहले ही बात कर लूं समानता की। तो अब ये क्या करता है, जब इसने कानून बनाया, कानून एक्स बनाया, इस वाले व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसने क्या किया, यहाँ पर 4-5 व्यक्ति थे, वही वाले 5 व्यक्ति ABCDE, इसे मान ले कोई कास्ट के आधार पर अलग है, कोई सेक्स के आधार पर अलग है, कोई रिलीजन के आधार पर अलग है, कोई क्लास के आधार पर अलग है, इसके आधार पर ये सब अलग है। तो इसमें क्या हुआ है, इसने कानून तो बना दिया, मगर उसने क्या किया कि उस कानून में देखो 2 कंडीशन होगी, या तो एक कानून में ही बहुत सारी डाइवर्स कर दे, अलग अलग प्रावधान इन सभी व्यक्तियों के लिए कर दे, उनकी कंडीशन के आधार पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर, सोशल बैकग्राउंड के आधार पर, या क्या करे, इन सभी के लिए ही अलग अलग कानून की स्थितियाँ प्रभावित कर दे, बना दे अलग अलग कानून। अब जरा यहाँ से उठ करके यहाँ चलते हैं, ठीक है, लॉज, ठीक है। यहाँ पर लॉ हमें इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर, यानी कि एक कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सब समान है, ठीक है। कानून जो एक बना उसमें सबको समान बना दिया गया। अब यहाँ क्या था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो कानून जो होगा ना, उसका काम क्या है, सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको समान अपने अंदर समाहित करना है। तो वो कैसे करेगा, तो उसने क्या किया, लॉज वाला कॉन्सेप्ट दे देने, बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन का मतलब ये हो गया, एक तो कानून ज़्यादा, लोग ज़्यादा, लोगों की विशेषता अलग अलग, लोग डाइवर्स नेचर के, यानी विविध नेचर के, जैसे भारत एक विविधता वाला देश है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये तो हमने लागू कर दिया था, हमें इसलिए ये भी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो कानून एक्स बना है ना, उसमें अलग अलग प्रोविज़न बना दिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर यहाँ को मान ले कि हमारे यहाँ कानून है कि अगर बिना हेलमेट के कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका चालान कटेगा, ठीक है। ये होगा कानून के सब समान हो गए, ठीक है। मगर यहाँ आया कि हमारे यहाँ रिलीजियस आधार पर देखें, जो हमारे यहाँ सिख धर्म वाले होते हैं, संप्रदाय वाले होते हैं, उन्हें हेलमेट से छूट दे दी गई। उसके पीछे रीज़न ये बताया गया क्योंकि वो पहले से ही पगड़ी बांधते हैं और वो उनका धार्मिक है, तो उसे नहीं हटाए, वो भी उनकी प्रोटेक्शन देती है, उनके संरक्षण करती है, उन्हें सुरक्षा देती है। तो क्या हुआ, हमने कानून बनाया, यहाँ पे लॉज बना दिए, ठीक है। उस संप्रदाय के लिए थोड़ा से अलग लॉज बना दिए कि हाँ हम वहाँ पे आपको छूट देते हैं, बाकी सभी नियम आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। यानी कि यहाँ डाइवर्स की बात हो गई, बहुवचन की बात हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक ही कानून के अंदर हमने कई सारी अंग बना दिए। जैसे एक कानून ये है, ठीक है, और हमने एक कानून पूरा ये बनाया, उसके अंदर 5 डाइवर्स चीज़ें बना दी, ठीक है, इन 5 के लिए। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि जो पॉजिटिव इन नेचर का मतलब हो गया, यहाँ राज्य को ये शक्ति दी गई, ये अधिकार दिए गए कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट कर सके या कहीं स्पेशल प्रिविलेज दे सके। यहाँ पे प्रिविलेज का मतलब ये नहीं कि भैया वो विशेष अधिकार यूज़ करेगा, उस विशेष अधिकार का यूज़ करने का तरीका भी आगे हम बताएंगे। यहाँ पे कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा सकती है कुछ कंडीशन में। एक और एग्जाम्पल जरा दिखाते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं आपको। यहाँ पर ये हो गया, पहले हमारे यहाँ महिलाओं को क्या होता था, मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती थी, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसे वहाँ जो जॉब कर दिया, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, तो होता क्या था, उसमें महिलाओं को कुछ छुट्टियाँ मिलती थी या कोई छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती थी, वो घर पर चली जाती थी। मगर क्या होता था, प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली देखा गया था कि जब वो मैटरनिटी लीव पर जाती थी तो क्या होता था, उसकी नौकरी वहाँ से छीन ली जाती थी, यानी कि उसे नौकरी नहीं दी जाती थी, और साथ ही साथ उस समय उसे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं की जाती थी, तनख्वाह नहीं दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आता है और ये कहता है कि कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। महिला को कानून के समक्ष रहते हुए जॉब मिल गई,
मगर उसके अंदर क्या हुआ, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स थी, उसका नेचुरल ये प्रोसेस था कि उसे प्रेग्नेंट होना था और उसका बच्चा भी होना था, तो उस समय उसे रेस्ट चाहिए था। तो यहाँ पर ये निकला कि ये तो ठीक है, कानून के समक्ष तैरते हुए महिला और पुरुष दोनों को जॉब मिल गई, मगर यहाँ हुआ कि हमें और भी समय परिस्थितियों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार पता चला कि यार समाज के अंदर और भी नीड्स होती है, डाइवर्स नीड होती हैं। देखो डाइवर्स आ गया ना, लॉज, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव रख दी गई। उसमें कहा गया कि आपकी जॉब यहाँ से नहीं हटाई जाएगी, आप बेशक छुट्टी पर जा रहे हो और आपको पेमेंट भी की जाएगी, ठीक है। और देखो अब तो इतना डाइवर्स हो गया, ये लॉज इतना डाइवर्स हो गया, 14-20 में आप देखेंगे तो क्या प्रावधान मिलता है, पैटर्निटी लीव की, यानी कि जो एक पिता होगा उसे भी लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, हालांकि वो संख्या में कम होगी महिला के मुकाबले, ठीक है। तो ये हो गया लॉज डाइवर्स नीड्स वाला। देखो अब ये क्या, पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। पॉजिटिव इन नेचर फिर कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ये नेगेटिव इन नेचर होता है और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। मगर सवाल ये आता है कि यार हम ये कैसे क्राइटेरिया फिक्स करें कि किसी व्यक्ति को विशेष प्रिविलेज या कहें उसे विशेष छूट दे दी जाए, वो विशेष छूट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। इस क्लासिफिकेशन को जानने के लिए जरा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देखो ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में से कई सारे केस आए हैं, जैसे गर्ग केस, प्रभाकर केस, फिर है बालासार केस, ये सब ना, ये सारे जितने, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं। वो केस का नाम हमें नहीं बता रहे, बस एक जो डॉक्ट्रिन निकल कर के आया कि किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करें और उस व्यक्ति को उस कैटेगरी में डाला जाए और उसे विशेष छूट या राइट्स दिए जाए। तो उसके लिए बताया गया, एक डॉक्ट्रिन बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने होता था। उसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ बोधगम्य अंतर, यानी कि जो हम अंतर करें वो कैसा अंतर हो, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट, यानी कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर जो अंतर हम करेंगे वो कैसे होगा कि हमारे दिमाग के आधार पर। जरा हम सोचें, जरा इसको दोबारा से देखें, सेंस लगाएं इस पर। कानून से पहले समानता, हमें एक लॉ बनाना है, एक कानून बनाना है, एक नियम बनाना, मान लीजिए आपको ही बनाना है, आपको बनाने से पहले तो आपने एक बना दिया था कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने सीधे इम्प्लीमेंट कर दिया कि कानून के समाज सब समान है, हमारे यहाँ पोस्टें निकलेंगी, यूपीएससी की, नेट की, किसी की भी पोस्टें निकलेंगी, भैया सबको अधिकार है, सब भरे। हमने उन व्यक्तियों की बैकग्राउंड को कभी नहीं जाना, कानून ला दिया, ठीक है। मगर अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने या आपने सेंस लगाया कि बोधगम्य में अंतर किया, डिफरेंस किया। मैंने कहा मेरी सोसाइटी के अंदर 9 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, ये 9 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इन 9 व्यक्तियों की मैंने बैकग्राउंड देखा, चाहे बैकग्राउंड का मतलब हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, साथ ही साथ कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये सब बैकग्राउंड हो गए। तो मुझे निकला कि 3 व्यक्ति यहाँ निकले। इसमें मैंने एक महिला मान ली, सी महिला को मान लिया कि यार मैंने देखा हिस्टोरिकल रूप से इन्हें तो अधिकार मिले ही नहीं थे, वो अधिकार इन्हें शिक्षा के दिए ही नहीं, घर से बाहर निकलने का इन्हें मौका मिला ही नहीं, तो मैं कैसे कानून के सामने इन्हें समान मान लूँ। चलो इसी तरीके से भी नहीं समझ रहे तो इस तरीके से समझो, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है, उसमें वो सज़ा माफ़ कर सकता है, फांसी को रोक सकता है, उसमें 5 आधार होते हैं। मैं एक आधार की बात करूँगा, बाद में राष्ट्रपति आएगा तब बताएंगे। उसमें क्या हुआ, जब महिला ने भी कोई अपराध किया और पुरुष ने भी अपराध किया तो कानून के समान है, सब समान, सज़ा बराबर मिलेगी। मगर अब होता क्या है, देखो बायोलॉजिकल नेचुरल वे में महिलाओं की कुछ विशेषता थी, हो सकता है उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो, तो उस समय क्या होगा, हम उस महिला को तो सज़ा दे ही रहे हैं, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसे भी सज़ा दे रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये सिफारिश करती है और क्या होता है, राष्ट्रपति उसे विराम दे देता है, यानी कुछ समय के लिए विराम दे देता है। तो ये क्या हुआ, हमने कानून के समक्ष समान मान लिया, सज़ा दे दी गई। मगर अब क्या हुआ कि हमें बोधगम्य अंतर पता चला भाई, कि हमें अब जो कानून बनाना है तो उसे देख भी तो लें कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा अलग तो हो सकता है। तो महिला यहाँ पर निकल गई, ठीक है। अब डी को देखें, डी को हमने देख लिया, डी इस आधार पर देख लिया कि हो सकता है वो SC हो, ST हो, OBC हो, कि उसका जो सोशली बैकग्राउंड रहा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा, वो बहुत पिछड़ा रहा, साथ ही साथ इतिहास में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, शोषण किया गया, जिससे वो शिक्षा से वंचित रहे, उन आर्थिक अधिकारों से वंचित रहे। तो इसे भी मैंने अलग कैटेगरी में रख दिया। फिर H की बात करें, H की बात आप जो मान लें वो मान लें, मगर मैं मानता हूँ यहाँ पर
दिव्यांग व्यक्ति, हैंडीकैप व्यक्ति को मानता हूँ कि नेचुरली वो इस तरीके से पैदा हुआ है कि हमारे सामने वो थोड़े से कमज़ोर हैं, कमज़ोर ना कह करके उन्हें नेचुरली या भगवान ने ही ऐसा पैदा किया है, मगर हमें तो इक्वल ट्रीट करना है ना, समानता यहाँ पर लानी है ना। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष तो समान रखने हैं, कि कत्ल वो करेगा तो उसे भी उसी ने सज़ा दी जाएगी, मगर क्या हो गया कि हमें स्पेशल प्रोटेक्शन उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। कि मान लीजिए वो दौड़ नहीं लगा सकता, दिमाग तो चला सकता है, तो उस दिमाग चलाने के लिए उसे उस सामाजिक क्षेत्र में हाँ पब्लिक लाइफ में लाने के लिए उसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। और उसे भी क्या हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ यूपीएससी किसी भी पोस्ट का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें कई सारे प्रावधान निकलते हैं, लॉज बनते हैं, यानी कि ना खाली कानून नहीं लॉज बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम बोधगम्य आधार देखते हैं। हम यहाँ पर इस इंटेलिजिबल से निकाल रहे हैं कि यूपीएससी की पोस्ट निकली, महिलाओं के लिए विशेष छूट दे दी गई, कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। डी में देखें SC ST के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया, उनका उम्र में थोड़ा सा क्राइटेरिया कम कर दिया गया। एच में देखें हैंडीकैप व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए विशेष छूट दे दी गई। तो किस आधार पर दी? ये लॉस के आधार पर, क्योंकि ये क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, कानून का समान संरक्षण हम देना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारी नज़र में तो आप सभी समान हैं, मगर आपके अंदर मूलभूत कुछ ना कुछ अंतर है। उस व्यवहार को हमें जानना है और इस व्यवहार को जानने की कोशिश कौन करता है? इंटेलिजिबल डिफरेंटिया। ठीक है, अब हमने जान लिया, ठीक है, कानून से पहले हमने समानता को जान लिया। ठीक है, समानता लाने के लिए ना हमने देख लिया कि भाई इसे समान बनाना है तो इसे प्रोटेक्शन दे करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन दे करके चल रहे हैं। अब क्या हो गया, रैशनल लॉ। अब मैंने लॉ बना दिया कि भाई पोस्ट निकाल दी कि इतनी इतनी छूट आपको दे दी गई, और ये क्या हुआ, उसका जो लॉ का आधार होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ऐसी नहीं कि आपने मनमाने ढंग से ही किसी को छूट दे दी गई। क्या देखें कि आपने धांधलीबाजी कर करके जो आपका संजय संबंधी था उसे पोस्ट दे दी गई, तो क्या होगा, ये कानून की समानता का संरक्षण नहीं होगा, ये उसका शोषण होगा। ठीक है, आप उस रियल गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि ये बोधगम्य अंतर को तलाश करके हमने एक लॉ बना दिया, एक कानून बना दिया, और वो क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, समानता लाना। अब बिल्कुल सरल शब्दों में जान ले, इतना जान लिया तो सरल शब्दों में जान ले जरा। इसका मतलब हो गया कि हमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें स्पेशल ट्रीट कर सकते हैं। उसका गोल या उसका जो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो क्या है, मेरा इक्वालिटी यानी समानता लाना है। ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा। अब ये था, इससे पहले एक और केस आया। इस केस में क्या, ये जो आर्टिकल 14(1) है या 14(2) है, यानी कि 14A और 14B है, क्या एक दूसरे के विरोधी हैं? क्योंकि यहाँ तो क्या था, कानून के समक्ष सबको समान बना दिया, इसमें क्या स्पेशल ट्रीट कर दिया, एक एक अलग तरीके से लॉज बना दिए, बहुवचन कर दिया गया। तो इसमें निकल कर क्या है कि नहीं, अनवर अली केस था, वेस्ट बंगाल केस था, इसमें क्या कहा कि नहीं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पूरक बना रहे हैं, एक दूसरे की समानता जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को करीब ला रहे हैं। क्योंकि अगर कानून के समक्ष समान बनाना है ना, तो उसके लिए जो पिछड़े हैं, जो जिन्हें समान बनाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उनको विशेष सहायता देनी होगी, तभी तो समान बन पाएंगे। तो ये एक दूसरे के विरोधी ना हो करके क्या है कि जो हमारा 2 वाला प्रावधान है, 14B वाला, ये इसे ही फुलफिल करता है, इसे ही और मजबूत बनाता है, ये विरोधी नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब ये तो डॉक्ट्रिन था, क्या केवल ये ही आधार हो? ठीक है, अब ये देखते हैं, जैसे इसे देखें जरा, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, SC ST एक्ट। वो एक्ट क्या था, 1989 में आया था। इस एक्ट में होता क्या है, इस एक्ट में जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, यानी SC ST लोग हैं, जो पहले से डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा था। तो उस समय कानून बनाया गया कि अगर इनके खिलाफ आप किसी भी तरह की कार्रवाई करते हो, उनका शोषण करते हो, तो कानूनन ये अपराध होगा, और साथ ही साथ जब ये करोगे तो तुम्हारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, आपको तुरंत गिरफ्तारी होगी। याद रखना, तुरंत गिरफ्तारी होगी अगर इनके खिलाफ आप शोषण करते हो, SC ST लोगों के खिलाफ। ठीक है, अब ये 1988 में बना, 89 में बना। अब होता क्या है कि समय अनुसार, सिचुएशन अनुसार इसमें देखा क्या गया कि यार हमें लग रहा है कि हमने इसको बोधगम्य अंतर को तो देख लिया था, शोषण हो रहा था, इसलिए हमने इक्वल प्रोटेक्शन दी कानून की। ठीक है, हाँ, फिर अब देखा कि वो जो व्यक्ति थे ना, कुछ वैसे व्यक्ति, मैं 1% कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा, 100 में से 1 हो सकता है जो उसका मिसयूज़ कर रहा था। मिसयूज़ का मतलब ये हुआ कि वो हमारा जो एक तरीके से आस पड़ोस वाला विवाद हो जाता है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, वो क्या करते थे, उसे जाति वाला विवाद बना करके थाने पहुँच जाते थे, और इसमें सीधा प्रावधान था, सीधे आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसमें यही निकल करके आया कि भाई इसका भी मिसयूज़ हो रहा है,
ठीक है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। जैसे डॉवरी सिस्टम को देखें, डॉवरी सिस्टम किस लिए बनाया गया था? स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था महिला को यहाँ पर कानून के समक्ष समान था, मगर क्या हुआ कि यहाँ पर गलत यूज़ हो रहा था उसका, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, क्योंकि गलत यूज़ कैसे हो रहा था, महिला जानबूझकर डॉवरी का आरोप लगा देती थी, अगर विवाद कुछ और होता था, इससे क्या है व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती थी, उसमें भी यही था। तो इसमें क्या हुआ कि समय अनुसार हमें पता चला कि यहाँ पर मिसयूज चीज़ों का हो रहा है। तो 2018 में हम देखें इस वाले एक्ट को, SC/ST वाले को, तो ये कहा कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद ही फर्दर आपकी गिरफ्तारी होगी अगर वो सच कबूल आ पाता है या सामने आ पाता है। तो इसमें देखा ये सब चीज़ आई, तो हमने देखा कि कुछ मिसयूज़ भी होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि केवल यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी सिचुएशन या टाइम अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन समाज में आता है। हो सकता है इनकी कंडीशन भी अपलिफ्ट हो सके, यानी कि ऊंची उठ सके। तो इसमें क्या होता है, EP रोयप्पा केस आता है, EP रोयप्पा केस आता है, साथ ही साथ मेनका गांधी केस आता है, मेनका गांधी केस आता है। इस केस में होता क्या, देखो इन्होंने कहा जो पीछे वाला हमारा डॉक्ट्रिन है ना, जो सिद्धांत है, इसको लागू इम्प्लीमेंट करने का, ये कहा कि ये केवल काफ़ी नहीं है, हमें इससे आगे भी सोचना होगा। इसे आगे का एक बेस्ट तरीका इन्होंने बताया, ठीक है, समानता एवं मनमानी, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा निरंकुश, समानता एवं मनमानी में संबंध। इन्होंने कहा कि केवल यही तरीका नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, न्यायालय ने ये कहा कि हो सकता है हमारी विधानसभा या संसद या सरकार या यूनियन सरकार या राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसका मिसयूज़ कर सकती है अपनी मनमानी ढंग से ना, इसे करने के लिए कि यार हाँ इसमें ये होगा कि हम कर रहे हैं, पॉजिटिव नेचर में कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेचर है, तो क्या होगा सामने वाले की समानता आ जाएगी। मगर क्या हो गया, सरकार यहाँ कुछ जल्दबाजी कर रही है, मनमानी कर रही है। उसमें देखने के लिए क्या मिलेगा, उसमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर निरंकुश होकर के, ऐसी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी वो इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। बस यहाँ हम तलाशेंगे जो डॉक्ट्रिन निकल कर के आया कि समानता और मनमानी तो नहीं है, सरकार की मनमानी रूप से तो लागू नहीं कर रही है, कहीं ऐसा नहीं जो वो एक्ट लेकर के आ गई वो सामने वाले का वो डिस्क्रिमिनेशन कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरीके का प्रावधान 14B के तहत कानून बने उसमें यह हो कि सरकार की वहाँ मनमानी ना हो, यहाँ पर सीधे तौर पर क्या हो कि समानता की बात की गई हो। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से ज़रा समझ लें। हाँ, एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, किसान बिल आया, ठीक है, किसान बिल में उनकी मांग है कि हमारे यहाँ सरकार जबरदस्ती मनमानी कर रही है, निरंकुश होकर के हमारे ऊपर कुछ केस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ निकल कर के आया कि किसानों का ये मानना है कि हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है, इसलिए जब ये संबंध अगर जुडिशरी के अंदर ये केस जाता तो क्या निकल कर के आएगा, वो कहेगी क्योंकि ये समानता की बात थी, उन्हें ये किसानों को लगता है क्योंकि देश के असली मालिक भारत में कौन है, असली मालिक भारत में लोग ही हैं, हम भारत के लोग ही हैं। तो क्या होगा, वो केस को देखेगी। अगर वह मनमानी सरकार की निकल के आएगी, निरंकुश सरकार हो रही होगी, उन्होंने डिसीजन ऐसे लिया कि सामने वाले का शोषण उसमें दिख गया और एक क्लास को फायदा देने का मतलब निकलता है, तो वहाँ उसे वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो हमारा ये न्यू डॉक्ट्रिन था, ये पुराना डॉक्ट्रिन था, ये भी आज लागू और वो भी आज लागू। ठीक है, अब ये तो बात कर ली। शुरुआत में हमने आपसे एक क्वेश्चन कहा था कि क्या राष्ट्रपति की गाड़ी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसे सरकार या देश का न्यायालय सजा देगी, तो वो था नहीं। आर्टिकल 361 14(1) के अंदर ही कहा गया है, मगर कुछ उपवाद रखे गए हैं। जो 14(1) था ना, ए है, उसमें सबको तो कानून के समक्ष समान माना दिया, मगर यहाँ पर कुछ उपवाद निकल कर के आते हैं। आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो पद पर रहते हुए, हम खाली पद पर रहते हुए बाद में कुछ घटना हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति को सज़ा मिल जाएगी। तो आर्टिकल 361 ये कहता है कि उस समय कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो ना ही जो देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है, उसे कोई सज़ा दी जाएगी, ना ही या उस समय कार्रवाई होगी, ना ही जेल में उसे डाला जाएगा, ना ही न्यायालय के अंदर उसे बुलाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही राज्य का सर्वोच्च पद क्या होता है, वो है राज्यपाल। इन दोनों को ही ये विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब हम आगे बात करें, अब मान लीजिए हमारे यहाँ बराक ओबामा या पहले ट्रंप आते थे, अब जो बाइडन आए, हमारे देश में आए, उनकी गाड़ी से कोई मर जाए तो उन्हें भी ये स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है कि ये अधिकार दिया है कि उस समय आपके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, हालांकि सरकार अगर जिसके साथ दुर्घटना हुई बाद में हर्जाना देगी, मतलब उसको क्षतिपूर्ति देगी कि यार किसी की मृत्यु है तो देगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजपूत, या कहें राजपूत नहीं, राजदूत
एम्बेसडर देश के अंदर होते हैं, जैसे अफगानिस्तान का हमारे यहाँ हो सकता है, पाकिस्तान का हमारे यहाँ हो सकता है, चीन का यहाँ हो सकता है, अमेरिका, तो उन्हें भी ये स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। वैसे तो यहाँ 14(1) के अंदर बात की गई है, मगर हम देखें इंग्लैंड में किस रूप में, इंग्लैंड में स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। ठीक है, फिर आर्टिकल 105 की बात करते हैं। आर्टिकल 105 में क्या कहा गया कि हम देखते हैं, जब हमारे इस समय संसद का सत्र चल रहा है, हमारे संसद के सत्र के अंदर हर एक सदस्य को, चाहे वो विधानसभा हो, विधानसभा की 194 में बात की गई है कि वहाँ के जो सदस्य होंगे उन्हें अपने मत रखने की, अपनी आवाज़ रखने की पूरी तरीके से आज़ादी होगी। उसका अगर किसी सांसद को उसकी जो कार्रवाई है गलत लगती है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता। ठीक है, ये अधिकार दिए कि उसे आज़ादी है कि वो अपने मत रख सके, या उससे सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते या उसका जवाब दे सके, उसे रोका नहीं जा सकता। अगर वो गलत कार्रवाई करता भी है, जैसे संसद में आप देखते हैं कि बिल फाड़ के संसद में लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति सामने डाल दिए या क्या सभापति के सामने डाल दिए, तो वो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर सभापति और अध्यक्ष की। न्यायालय यहाँ दखल नहीं देता है, मगर न्यायालय जो हमारा जुडिशरी है उसके हाथ इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो हर क्षेत्र में दखल देता है, मगर जब वो जुडिशरी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, अभी बस इतना जान लेना। फिर ये क्या आता है, आर्टिकल 331 गैर, इसमें क्या है जरा देखो, हमारा 31 का सेंस निकल के आ रहा है कि इस समय संपत्ति के अधिकार की बात हो रही है, जो अब हमारा एक कानूनी अधिकार है। तो इसमें क्या कहा गया था, जब 31 गए और हमारा आर्टिकल 14 कभी क्लैश करते हैं, टकराव दोनों के बीच होता है, तो क्या निकल कर के आएगा कि हम किसको बड़ा मानेंगे यहाँ पर, 31 गए को, ना कि आर्टिकल 14 को। फिर वो पीछे चला जाएगा और प्राथमिकता प्रायोरिटी किसे देंगे, 31 गए। ऐसा इसलिए किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था ना, पहले मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार होता, चाहे वो मेट्रो बन रही हो तो यहाँ पर संपत्ति सरकार ले लेती थी, जमीन ले लेती थी, क्योंकि ज़रूरत थी सार्वजनिक विकास के लिए, पब्लिक विकास के लिए। तो इसमें देखा गया कि यहाँ कहा गया कि आर्टिकल 14 को हम छोटा कर देंगे, मगर बदले में 31 गै के लिए बड़ा बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, मतलब इसको कि 14 से क्लैश होता है। तो मगर ये कहा गया कि व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिलेगी, जितना उसका ज़मीन का आज रेट है ना, उसे 4 गुना 5 गुना मिलेगा। कहीं प्रावधान है, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, अन्य सुविधा भी मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 39 गै और खे, देखो 39 गै और खे ना डीपीएसपी के अंदर आता है, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर देश के अंदर 31 गै और खे लागू हो जाए ना तो भारत एक स्वर्ग बन जाएगा। और इसके तहत अगर आर्टिकल 14 से इसका क्लैश हो रहा है ना तो हम मान्य नहीं रखेंगे। हम किसको प्राथमिकता देंगे, वो 39 गै और खे को। इसके पीछे का रीज़न ये था, जो 39 गै है वो ये कहता है कि जो देश के रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसे सरकार इस तरीके से सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करे, सबको बांटे कि सामने वाले को भी कुछ देश के रिसोर्सेज मिल सके, उसका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। जैसे हम कहें, हमारे यहाँ कोरोना टाइम में क्या हो गया, हमारे यहाँ पर देश की हालत बेकार हो गई। जो गरीब लोग थे उनके पास राशन नहीं था, सरकार ने क्या किया, उन्हें फ्री में ज़्यादा राशन दिया। इसका मतलब क्या हो गया, किसानों को तो पैसे भी दिए गए, या दिल्ली सरकार में देखे, केंद्र सरकार, हर राज्यों में हुआ, जो गरीब तबके के लिए तो उन्हें आर्थिक सहायता भी सीधे दी गई और राशन भी दिया गया। इसमें क्या निकल गया कि अगर ऐसा आपको पता चला ना कि जब समानता की बात है तो यहाँ पे अमीर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मुझे भी ये दीजिए, अगर आप उस कैटेगरी में तो आपको जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 14 नहीं मानने होगा। ठीक है, तो 39 गै तो ये हो गया। फिर खे है, मतलब गै है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मान लीजिए एक देश का अंबानी है, या मैं हूँ, या आप हैं, आप क्या कहते हैं, बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, बहुत सारी संपत्ति आपके पास है। इसमें कहा गया कि ऐसा ना हो कि आपके और मेरे पास या गिने चुने लोगों के पास ही देश के सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाए। जैसे हम ये कहते हैं ना, अंबानी और अडानी के पास ही सारे चले गए, कांग्रेस के समय टाटा बिरला के पास कह देते हैं। वैसे क्या कहते हैं कि ये देश के रिसोर्सेज है ना, उस पर सबका हक है, उस संपत्ति को केंद्रीकरण ना होने दे, एक जगह इकट्ठा ना होने दे। इसलिए क्या आ गया, हमारे यहाँ टैक्स का प्रावधान किया गया कि उन अमीर व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जाए जो देश की संपत्ति ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और उस संपत्ति को किस पे खर्च किया जाए, आप पे और हम पर। तो ये कहता है कि जब ये दोनों लागू होंगे ना तो 14 छोटा हो जाता है, उसे सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा था कि आर्टिकल 14 कहता है, बस इसमें मेन अंतर याद रखना, ये लॉ की बात करता है, लॉज की बात करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।